हाई रिस्क में आ जाती हैं और डिजीजेस डेवलप होने लगती हैं 30-35 पे। क्या ये जानी? हाँ, फैमिली में जैसे होता है मदर को या सिस्टर को या बुआ को या मासी को, जितनी एज पे जनरली हुआ है उतनी एज पे होता है फैमिली में मेनोपॉज। लेकिन अगर 50 या उसके ऊपर तक भी जा रहे हैं पीरियड्स तो थोड़ा सा हमें ये रिस्की है। हाँ, एवरेज एज इज 47, तो हमें लगता है कि 47, 48, मैक्सिमम 50 तक हो जाना चाहिए। अगर उससे आगे नहीं होगा तो ये रिस्क क्यों है मैम? फीमेल्स जैसे बहुत अच्छा समझती हैं। हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल वाइब्स। दिस इज मी डॉली। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे दिल से। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर ऑल फीमेल्स, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है फीमेल हेल्थ को लेकर। बिकॉज फीमेल्स ही हैं जो अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा लापरवाह होती है, या ये कहीं सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को अंडर एस्टिमेट करती है। तो आज का पॉडकास्ट सभी फीमेल्स जरूर से देखें एंड तक, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आज के जो हमारे पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट है वो है डॉक्टर वंदना राजपूत मैम, जो हमारे साथ शेयर करने वाली है अपना 25 सालों का अनुभव। हेलो मैम। How are you, ma'am? I'm good. How about you? I'm great. Okay, so ma'am, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, why you choosing gynecologist field? Because मेडिकल लाइन में तो बहुत सारे फील्ड होते हैं ना, why you choosing this? Actually, I always wanted a surgical field for me, and this is a really good branch जिसपे सर्जरी के साथ साथ फीमेल्स की हेल्थ और उनके बेटरमेंट की मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए मैंने गायनी चुनी। सो मैम, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा ना आजकल फीमेल परेशान है और कंफ्यूज भी है, पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो इनमें क्या अंतर है और ये क्या है? आप थोड़ा हमें क्लियर कीजिए इस चीज के बारे में। एक्चुअली ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जनरली अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग देख करके सब लोग परेशान हो जाते हैं कि पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अल्ट्रासाउंड में ये मेंशन होता है पीसीओडी। खाली अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग पर हम उसको डिजीज या सिंड्रोम में नहीं उसको बुला सकते। उसके साथ साथ हमें उसके हार्मोन्स, जो फीमेल के जो हार्मोन असेसमेंट है वो बहुत जरूरी रहता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस भी है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के साथ में, तब हम उसको पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब नहीं है, खाली अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में है, तो हम उसको पीसीओडी। ओके, तो ये अंतर है पीसीओडी और पीसीओएस। फिर सिम्टम्स का भी डिफरेंस होगा। पीसीओडी में जरूरी नहीं है कि सिम्टम आएंगे आपको, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। पीसीओएस में सिम्टम्स आने लगेंगे, वेट इंक्रीज होगा, हेयर ग्रोथ होती है फेस पे एबनॉर्मल, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, पीरियड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये सब होने लगता है, तब हम उसको जाकर पीसीओएस बोलते हैं। ओके, सो मैम इसका मेन कॉज क्या होगा? पीसीओएस का मेन कॉज हमारा जो भी बॉडी के हार्मोन्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, ओवेरी, ये एक एक्सेस होती है हमारी बॉडी में, सारे हार्मोन्स का बैलेंस होता है। ये इम्बैलेंस जब होने लगता है तब पीसीओडी होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल हमारा खाना पीना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, वो इस सबको बढ़ाता है। खाना पीना तो अनहेल्दी हो चुका है, उसी की वजह से वेट गेन होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा, फिर और वेट गेन होगा। तो बेसिकली एक विशियस सर्कल चल रहा है। वेट गेन हो रहा है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है तो वेट गेन। पीसीओडी में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वेट गेन, जिसको हमें ब्रेक करना। और मैम ये सिस्ट का भी होता है कोई सीन? पीसीओडी में भी जो मल्टीपल छोटे सिस्ट दिखाई देते हैं। नॉर्मल जो पीरियड होती है उसमें आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने भी थोड़ी साइंस पढ़ी है उन्होंने ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ा। जब पीरियड शुरू होता है फर्स्ट डे से, अगर हम काउंटिंग करें तो 10th डे से एग ग्रो होना शुरू होता है ओवरी में।
और 14th डे तक वो एक 2 सेंटीमीटर के जैसे ग्रेप होता है, ग्रेप जितना बड़ा हो जाता है, फ्लूइड से भरा हुआ, और पानी भरा हुआ जैसे ग्रेप होता है 2 सेंटीमीटर का, वो 14th डे पर इतना बड़ा होता है, और 14th डे पे वो रप्चर होता है, और उसके ठीक अगले 14 डेज के बाद पीरियड आ जाता है। तो 14th डे पे एग रप्चर होगा और उसके अगले 14 दिन बाद पीरियड आ जाएगा, मतलब 28 दिन। अगर ये एग ठीक से ग्रो ही ना हो 2 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर रह जाए या उससे छोटा रह जाए, फिर अगले महीने दूसरा एग बन जाए, तो वो मल्टीपल छोटी 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 सिस्ट बन जाती है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। दूसरी तरह की सिस्ट होती है कि ये एग 2 सेंटीमीटर का होके फूटे ही ना और ये बढ़ता चला जाए, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। अगर वो रप्चर नहीं होगा, फूटेगा नहीं, तो पीरियड समय से नहीं है। तो बेसिकली दोनों तरह की सिस्ट है, जो पॉलीसिस्ट है, छोटी छोटी जो एग ग्रो नहीं हुए प्रॉपरली, वो बनाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। और जब एग एक साइज के बाद ओवर साइज होता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल सिस्ट। उसमें कभी कभी क्या होता है, हेमरेजिक सिस्ट भी होती है। वही सिस्ट जब जब एग फूटने का टाइम होता है 2 सेंटीमीटर पे, तो एग फूट नहीं पाता और उसकी जो बाहर की दीवार है उसके अंदर जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती है और खून इकट्ठा हो जाता है उस सिस्ट के अंदर, उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। ये तो बहुत ज्यादा नहीं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर हेमरेजिक सिस्ट या सिंपल सिस्ट आती भी है तो वो अगले 3 मंथ्स में स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, अपने आप ही, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाए, मान लीजिए आपके हाथ में कभी कोई ऐसा दरवाजे के अंदर दब जाता है, तो नेल के अंदर ब्लड जम जाता है और वो स्लोली खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, ऐसे भी जो हेमरेजिक सिस्ट है, उनका भी ब्लड जो होता है अंदर, धीरे धीरे बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और वो रिजॉल्व हो जाती है यूजुअली 2 to 3 मंथ्स में। बट अगर हमें फाइंडिंग मिली अल्ट्रासाउंड में, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट भी देते हैं और वो 99% केसेस में डिजॉल्व हो जाती है। ओके, मेडिकेशन के थ्रू। सो मैम कुछ ऐसा बताइए जो पीसीओडी पीसीओएस से बचा जा सके। लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे क्या? पहला काम है, और जंक फूड्स, हाई कैलोरी डाइट, ये सब कुछ उसमें बंद करना होता है। फर्स्ट थिंग इज रिडक्शन ऑफ वेट। ओके, वेट मैनेजमेंट एंड फूड हैबिट्स, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी। 80% पीसीओडी वाले पेशेंट्स में वेट रिडक्शन से ही सब कुछ रेगुलराइज होने लगता है। ओके, तो लाइफस्टाइल चेंजेस इन वेट रिडक्शन, ये मेन है। उसके बाद ट्रीटमेंट आपका, फिर हम मेडिसिन पे जाते हैं। मतलब मेडिकेशन के साथ भी लाइफस्टाइल को अपना बेटर करना बहुत ही जरूरी है। जस्ट मेडिकेशन से भी बात नहीं बनी। नहीं बन, कभी भी नहीं, पूरा तो बन ही नहीं सकती पीसीओडी। तो ये है पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो मतलब मेन है मैम, लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा अगर कोई भी चीज को फेस कर रहा है तो। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी चीजें पढ़ के और पेशेंट हमारे पास आते हैं उसके बारे में, तो वो अज्जल गगरी शुरू कर जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पता नहीं है, तो बेसिक के ऊपर वीडियो देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वेट को चेक रखना है, बहुत ही जरूरी है। और सारे जंक फूड्स बंद करने हैं, गुड हेल्दी डाइट लेनी है, कैलोरी इंटेक कम करना है। विद एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप योगा को उसमें ऐड कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसको आपको सीख कर भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी योगा कर रहे हैं, यू नीड सम हेल्प फ्रॉम योगा पर्सन। टीच मतलब अच्छी से टीचिंग होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप योगा कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि उस योगा से कितना बेनिफिट होगा, कोई भी योगा नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए आप हमें कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, मतलब ज्यादातर फीमेल्स में प्रॉब्लम आ रही है कि आफ्टर मैरिज बेबी कंसीव करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है या हो ही नहीं पा। इसके पीछे क्या रीजन? देखो, इसके लिए एक तो पहला रीजन हम अभी बात कर ही चुके हैं, पीसीओडी। पीसीओडी में एग प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है। मैंने तो जैसे बताया कि छोटे छोटे एग्स ग्रो होते हैं, वो प्रॉपर साइज पे नहीं पहुंचते अपने, और 2 सेंटीमीटर का होने से पहले ही उनकी ग्रोथ रुक जाती है और ओवरी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर एग फूटेगा ही नहीं, जिस समय एग रप्चर होता है, फूटता है 2 सेंटीमीटर के आसपास, उसी समय पर प्रेगनेंसी।
अगर एग का प्रोडक्शन ठीक नहीं है, रप्चर ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है। पहला तो वही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। क्या स्ट्रेस भी इसका पार्ट? स्ट्रेस तो बहुत ही, क्योंकि सारे हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं, एग प्रोडक्शन के लिए भी, एग रप्चर के लिए भी। तो जब हमारे ब्रेन में स्ट्रेस वाले हार्मोन भी रिलीज होते, तो नॉर्मल हार्मोन स्ट्रेस हो जाते, उनका इफेक्ट अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें एक विशेष सर्कल होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी से स्ट्रेस। पहला तो स्ट्रेस को हटाना होता है। दूसरा कॉमन है कि आफ्टर मैरिज इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है, यूरिन इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शंस। उनको अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना कराया जाए, छोटा मोटा ट्रीटमेंट लेके बंद कर दिया और रिकरेंट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो असेंडिंग इन्फेक्शन में चेंज हो जाते हैं, मतलब वो यूट्रस ऊपर तक, ट्यूब्स तक चले जाते हैं, देन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। कई बार ब्लॉक ट्यूब्स जो है वो भी इनफर्टिलिटी का रीजन होती है। और आजकल सभी लोग बहुत लेट कंसीव करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का गैप रखते हैं। कई बार क्या होता है, उस 3 साल के गैप में जो इन्फेक्शन था पहले, वो धीरे 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 क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में फिर हमको पता ही नहीं चलता कि ये इन्फेक्शन में ट्यूब्स ब्लॉक कर दी इतने 3 साल में। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर आप गैप रखना भी चाहते हैं तो 6 महीने से साल भर का ही गैप रखेंगे चाहिए। मैरिज के बाद बहुत लंबा नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कोई अंडरलाइन डिजीज है, अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रहा है, और हम उसको लेट करते जा रहे हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद कंसीव करेंगे, तो वो जो डिजीज है, अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। मैम, फीमेल्स के लिए परफेक्ट एज क्या होती है बेबी कंसीव कर? ऐसे तो बेटा आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारा, सभी लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, पर जो पहले हमारा सिस्टम था अर्ली मैरिज, या तो बहुत अर्ली तो नहीं, पर हाँ 22 26 28 बिफोर 30। उसके बाद एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, एग की क्वालिटी का पुअर होने लग जाता है, क्योंकि एग तो हर मंथ प्रोड्यूस हो रहा है ना फीमेल का। धीरे धीरे सारे एग्स खत्म होते जा रहे हैं एवरी मंथ। हर मंथ एक एग बनता है, रप्चर होता है, और वो अगर यूज नहीं हुआ तो बेकार चला जाता है। तो अप टू 30 ईयर्स फिर वो धीरे 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 हमारी जो ओवरी में क्वालिटी ऑफ एग्स है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। इट्स बेटर टू गो फॉर प्रेगनेंसी बिफोर 30। उसके बाद बच्चों में भी एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होने के चांस बढ़ के चले, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे डाउन सिंड्रोम है या इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो ज्यादा हो जाती है। मतलब बच्चे की हेल्थ भी इस चीज पर डिपेंड करती है। बिल्कुल डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा क्वालिटी ऑफ एग होगा उसी हिसाब से बच्चा भी ग्रो करेगा। और एक एज के बाद मदर की जो एज बढ़ती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी धीरे 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 उतने एग की क्वालिटीज भी उतनी अच्छी होंगी। ओके, इस चीज के पीछे इतना लॉजिक। हाँ, मतलब हेल्दी बेबी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए हेल्दी मदर तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा अगर हम इस बात को ख्याल करें कि कैरियर के साथ साथ हम अपनी फैमिली को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दें, और टाइमली अपने जो बच्चे हैं उनको हम प्रोड्यूस करके उनको एक अच्छा जेनेटिकल भी और बेस और हेल्थ भी प्रोवाइड करा सकते। ओके, वेरी नाइस मैम। हमें मतलब आज ही पता चला इस चीज के पीछे इतनी डीप थिंक है। मतलब एक हेल्दी बेबी के लिए भी एक सही एज जरूरी है। बाकी अपनी देखो कैरियर के हिसाब से कई बार आप लेट भी होते, तो ऐसा नहीं सोचना है कि उस समय करने में कोई खराबी है, बट ऑल इन्वेस्टिगेशंस जो यंग पेशेंट में भी हम कराते हैं, पर एक एज के बाद हम और स्पेसिफिक हो जाते हैं कि कोई डिफेक्ट ना हो बच्चे। बट मैम जैसे ये अब तो ये नॉर्मल हो चुका है कि बहुत ज्यादा एज के बाद फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, बेबी कंसीव करती है। बट क्या ये रेयर चांस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कंसीव लेट भी करते हैं और उसके लिए हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं फिर, कि कहीं कुछ भी मिस नहीं हो जाना चाहिए एक एज के बाद, कि बच्चे में कहीं कोई डिफेक्टिव चाइल्ड हम ना दे दें। तो ये उस एज से रिलेटेड जो रिस्क है वो रेशोज उसकी बढ़ती चली जाती हैं। जो रिस्क 28-26 साल में 1:2
4 है तो वो मान लीजिए 30 प्लस में वो 64% बढ़ जाएगा, अचानक से बहुत ज्यादा उसका राइज हो जाएगा। तो इस तरह से उस रिस्क को देखते हुए हमें सारे इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर्ली कराने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा एज में प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। ओके। नॉर्मल डिलीवरीज के चांस रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी के टिश्यूज एक समय के बाद उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते, तो रिस्क बढ़ जाता है फॉर सिजेरियंस। वैसे मैम हमने भी ये नोटिस करा है कि आपके 30 जो भी मतलब किसी की भी फीमेल्स की डिलीवरी हो रही है तो सबका ये सुनने में आता है कि हाँ सिजेरियन, ये बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, बिकॉज ऑफ द टिश्यूज का जो नेचर होता है, आप कभी देखो एक यंग गर्ल का, कभी देखोगे उसी लड़की को आप 10 साल बाद देखो तो उसकी जो स्किन का टेक्सचर है उसकी थोड़ा टफ हो। हाँ टफ होता चला था, ऐसे ही सारे टिश्यूज टफ हो जाते हैं, हाई रिस्क में आ जाती हैं और डिजीजेस डेवलप होने लगती हैं 30-35 पे। और मैम मेनोपॉज बहुत जल्दी होना है आज के टाइम में, ऐसा क्यों? हमने एक लेडी है बैंगलोर से है, तो उन्होंने बताया कि वो 38 में है अभी। बहुत सारे लोगों को हो जाता है, इसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। ओके। मेनोपॉज की जो एवरेज एज है वो 47 के अराउंड है। अगर हम देखें तो मैक्सिमम 50-52 तक जाती है कुछ लोगों की, फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। क्या ये जेनेटिकली होता है? हाँ, फैमिली में जैसे होता है मदर को या सिस्टर को या बुआ को या मासी को, जितनी एज पे जनरली हुआ है उतनी एज पे होता है फैमिली में मेनोपॉज। लेकिन अगर 50 या उसके ऊपर तक भी जा रहे हैं पीरियड्स तो थोड़ा सा हमें रिस्क रहता है कि भाई क्यों हो रहा है इतना देर। ये रिस्की है? हाँ, एवरेज एज इज 47, तो हमें लगता है कि 47-48 मैक्सिमम 50 तक हो जाना चाहिए। अगर उससे आगे नहीं होना तो ये रिस्क क्यों है मैम? फीमेल्स जैसे बहुत अच्छा समझती हैं, ये तो बहुत हेल्दी बात है। पीरियड्स आना तो हेल्दी है बेटा, पीरियड्स आना बहुत हेल्दी है। पीरियड जब तक आते रहते हैं हार्मोन्स मेंटेन रहते हैं बॉडी में। जैसे ही पीरियड्स ऑफ होंगे इसका मतलब ओवरीज ने वर्क करना बंद कर दिया। जब तक ओवरीज वर्क करती रहती हैं तब तक बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहती है फीमेल, और जैसे ही ओवरीज वर्क करना बंद करेंगे सारे हार्मोन्स ऑफ हो जाएंगे और बॉडी में थकान रहने लगेगी। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो उनको प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, अचानक बहुत गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, पसीने आएंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन उनको होने लगेंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, बात बात में रोने का मन करेगा, पर्सनल रिलेशंस में हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशंस में भी रिड्यूस हो जाती है इच्छा। तो बहुत सारे ऐसे चीजें चेंज ओवर होता है इस समय मेनोपॉज में, जो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब तक पीरियड्स आ रहे हैं तब तक वो हेल्दी है। हमारी कंट्री में हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर नहीं जाते। बाहर अभी बहुत जगहों पर इसका बहुत एक प्रॉपर तरीके से वो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके, हमारे यहाँ हाँ, हमारी यहाँ जो फीमेल्स हैं उनको लगता है कि पीरियड बंद हो गए, वाह कितना अच्छा हो गया, झंझट से मुक्ति हो गई। लेकिन पीरियड्स बंद होने के बाद की जो वीकनेसेस हैं, बोन्स का खराब होना, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना, जॉइंट्स में वीकनेस आना, जॉइंट्स खराब हो जाना, धीरे धीरे ये सब कुछ होने लगता है। तो उस सब को, ये तो एक प्रोसेस है, ये होगा ही। अच्छा, ये होना ही है, ये तो होना ही है। एज तो सबकी धीरे धीरे बढ़नी है, बट मेनोपॉज के बाद ये सारे चेंजेस फीमेल्स में सडनली आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उस हार्मोन जैसा कुछ विच वर्क्स लाइक अ हार्मोन जो ओवरी से निकल रहा था, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स आते हैं जो वर्क करते हैं उसके जैसे, और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो वो हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए, कैल्शियम स्टार्ट करना चाहिए। और अगर नीड है तो प्रॉपर हार्मोन रिप्लेसमेंट करना होता है फीमेल्स के लिए। उससे उनकी हेल्थ, उनके जॉइंट्स, उनकी सारी जो एक सिस्टम है बॉडी का वो ठीक बना है। बट मैम फीमेल्स इन सब ये जो सिम्टम्स आपने बताए जो नॉर्मल ही है, जो होने ही है, हॉट फ्लैशेस है ना, ये सब चीजें, लेकिन इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए उन फीमेल्स को क्या करना चाहिए? मतलब क्या ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, क्या करना चाहिए जो इन सब चीजों के साथ में वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सके? इसमें सिर्फ फीमेल को ही नहीं अडॉप्ट करना होगा, उसकी जो फैमिली है उसको भी समझना होगा कि मेनोपॉज के टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो कैसा फील कर रही है। क्योंकि वो इतना डिप्रेसिव और नेगेटिव थॉट्स नहीं करती है कई बार, वो
फिर घर में इरिटेशन होती है और घर के लोग उस चीज को जानते ही नहीं। तो जब भी फीमेल को ऐसा प्रॉब्लम हो तो काउंसलिंग के लिए सिर्फ फीमेल नहीं, उनकी पूरी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे सभी साथ में होने चाहिए ताकि उस चीज को डिस्कस किया जा सके कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है वो उस समय, व्हाट सपोर्ट चाहिए, उसको एक इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए सबसे। और बाकी उसको मेडिसिनल सपोर्ट तो चाहिए, कैल्शियम, और जब हम सप्लीमेंट्स देंगे तो उससे वो बहुत बेटर फील करेगी। योगा का हर जगह बहुत इम्पोर्टेंस है। तो योगा जो है लाइफ में अगर कोई ने शुरू से डाल दे तो ये सारी चीजें बहुत कम फील हो, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा। ओके। पर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है तो जरूर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, थकान रहने लगती है, ज्वाइंट्स खराब होती है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, प्रोसेस तो होगा बट इट विल बी स्लो प्रोसेस। हम कैल्शियम के अलावा और कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो जरूर है कंज्यूम करना? इंडिया में बहुत कॉमनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, बाकी चीजों की भी है। पर यह है कि बिना लेवल चेक किए खाना भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप विटामिन खाते जा रहे हैं। हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन की अधिकता, ये भी एक बीमारी बन जाती है। अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देगी, तो वो तो आपको प्रॉपर एक डोज में ही लेना। ओके, मतलब विटामिन मिनरल्स, हाँ, सभी कुछ एक ऐसे मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाते जा रहे हैं और वो हाइपर विटामिनोसिस। एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, अगर मेनोपॉज हो गया तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट बैलेंस चाहिए। मिल्क का एक्चुअली दूध, कैल्शियम, जो भी जिस डाइट में कैल्शियम है वो बहुत जरूरी है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है इस मेनोपॉज के बाद। तो अगर मिल्क का जो है या एग वगैरह लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा। ओके, सो मैम अगर मेनोपॉज हो जाए तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसमें मतलब अपने आप को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, एक तो अच्छा न्यूट्रिशन और फैमिली अंडरस्टैंडिंग की तरह, और एडिशनली योगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। अगर वॉक भी करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कम होता है जो लोग अच्छी वॉक करते हैं। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये कि पीरियड्स, ठीक है, अब हम थोड़ा पीरियड्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पीरियड्स को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं, और पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीरियड्स टाइम में क्या फीमेल्स को अपना ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली यंग गर्ल्स। पीरियड के समय यंग गर्ल्स को या किसी को भी, जो भी फीमेल्स हैं, उनको एक तो अपनी हाइजीन बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेली बाथ लें, रोज नहाएं धोएं, अच्छे से क्लीन रखें अपने आप को, और जो भी वो यूज करती हैं पैड उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें। ऐसा नहीं है कि ये लगा दिया और वो चले जा रहा है, पूरा दिन हो गया है, रात हो गई है, उसको फुल होने का वेट नहीं करना है, भरने का वेट नहीं करना है, उसको चेंज करना है टाइम। लंबे समय तक अगर ब्लड कहीं पर रखा पड़ा रहेगा तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना है, लिपिड्स बढ़ाने, लिक्विड डाइट बहुत लेना है, उससे ब्लड लॉस हो रहा है तो लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा भी गुड डाइट, हेल्दी। और पीरियड के समय पर कोई भी हार्मोन नहीं होता बॉडी में, कोई भी हार्मोन्स नहीं होते बॉडी में। अच्छा, पीरियड जब शुरू होता है और खत्म होता है वो 5 दिन। पीरियड जो हमारे 2 हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों में से एक भी हार्मोन बॉडी में नहीं है, इसीलिए बहुत थकान रहती है। तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। ओके, सो मैम एक चीज हमने सुनी है कि जब पीरियड्स होता है तो हमारा वेट कभी भी सही नहीं आता, इसके पीछे क्या रीजन है? फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड का जो हमारी बॉडी में रिटेंशन हो जाता है कई बार पीरियड से जस्ट पहले और पीरियड के बाद, तो वो फ्लूइड हार्मोन्स पे डिपेंड करता है सब कुछ, इसलिए वेट का चेंजेस पता नहीं। पीरियड से पहले थोड़ा ज्यादा होता है, पीरियड के बाद कम, बहुत बार होता है। ब्रेस्ट में फुलनेस होती है, किसी किसी को बहुत टाइट हो जाती है ब्रेस्ट, उसमें पानी भर जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। बॉडी में भी फील हो जाता है, फ्लफी फीलिंग होती है, उससे वेट में चेंजेस आते हैं। ओके, और मैम कुछ मिथ्स हैं
पीरियड्स टाइम को लेकर? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। एक तो जिस तरह आपने फर्स्ट में अभी बताया कि रोज बाथ देना चाहिए, बट इंडियंस में ये बात कही जाती है कि नहीं उन दिनों नहाना नहीं चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गलत है। हाइजीन इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा। क्या अगर उस समय नहा लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो चाहते हैं रोज नहाना है, रोज क्लीन करना है, बहुत ही जरूरी है। उसी से क्या होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन क्या होंगे, असेंडिंग इन्फेक्शन। मैंने इनफर्टिलिटी की बात की थी आपने। अगर कोई भी लंबे टाइम तक कोई ब्लड जो है, जो जब तक वो हमारी बॉडी में है वो ब्लड इकट्ठा नहीं होता। एक मेम्ब्रेन होती है जो हर महीने बनती है और हर महीने झड़ती है। वो फ्रेश ब्लड है जो टूट टूट के मेम्ब्रेन निकलती है, उसकी वजह से ब्लड निकल रहा होता है। अब उस ब्लड को अगर हम बाहर देखें तो वो एक डेड टिश्यू है। तो अगर वो बाहर बहुत देर तक पड़ा रहेगा, बेड में लगा हुआ है, तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा और इन्फेक्शन होने के बाद वेजाइना से होकर ऊपर 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 असेंड हो जाएगा, इन्फेक्शन यूट्रस और ओवरीज तक जा सकता। इसलिए हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड मिथ, अचार को हाथ नहीं लगाना वो खराब हो जाएगा, ये क्या है? ये भी हाइजीन से रिलेटेड मान लीजिए इसको, वैसे इससे कोई कहीं इसका कोई रिलेशन नहीं है। बट मान लीजिए कोई बहुत हाइजीनिक नहीं है लेडी, उसने पीरियड में गए, वो वॉल अपने आप को क्लीन किया और उसके बाद उसने अपने हाथ साफ नहीं किए, कहीं ब्लड लगा रह गया या गंदगी रह गई और उसने उसको छू दिया या उसने अंदर हाथ डाला उसमें, तो वो जो भी ब्लड या कुछ गंदा जो भी नॉन हाइजीनिक पार्ट है वो उसमें फंगस इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है, अचार खराब हो सकता है। ये एक जहां तक हम सोचते हैं ऐसा है, लेकिन वैसे कहीं भी नहीं। अगर आपने हैंड वॉश किए हुए हैं, हाथ आपके ड्राई हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप एक नॉर्मल अचार में गीले हाथ डाल दीजिए 2-3-4 बार, वो तभी खराब हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल वैसा मिथ है जिसका कोई सर पैर नहीं है। किचन में नहीं जाना, सिर्फ किचन में जाने की बात नहीं थी, सभी काम के लिए मना किया जाता था। जैसा मैंने बताया कि हॉर्मोन्स नहीं होते, बॉडी थकी भी रहती है, तो तरीका था रेस्ट देने का फीमेल, जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया। उस समय उसको एक रेस्ट दिया जाता था कि इस समय उसकी बॉडी बहुत थकी हुई है, हॉर्मोन्स नहीं है, शी कैन नॉट वर्क प्रॉपर, शी शुड रेस्ट फर्स्ट। ये सिर्फ उसका एक कंसेप्ट था। बट आगे जाके तो ये एक बहुत ही अलग तरीके की चीज थॉट बन हाँ, वो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया। बेसिक उसका है वो यही है कि उसको रेस्ट मिल जाती है। ओके, सो ये थे मिथ्स जो आपने कर दिए क्लियर। ओके, सो मैम एक क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके 25 सालों के अनुभव में, इतने सालों के एक्सपीरियंस में, आपने फीमेल्स में सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम देखी है और क्या फीमेल्स ऐसी, सिंपल शब्दों में कहेंगे, बेवकूफी करती हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब रहती है, और क्या रहती है और क्यों रहती है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वीकनेस, जनरल वीकनेस ही वो कंप्लेन करती है। और उसमें बहुत कॉमन है एनीमिया, आयरन की डिफिशियंसी। इंडिया में बहुत ही कॉमन है। खून की कमी। हाँ, खून की कमी। और कोई भी फीमेल अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखती है, सबके खाने का, पीने का, और फिर वो लास्ट में अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये बच्चा कुछ ऐसे खा लेती है, वो गलत है। तो अगर बाकी फैमिली को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फीमेल है उस घर की, अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो पूरी फैमिली कभी हेल्दी नहीं हो। अपने ऊपर फीमेल ध्यान ही नहीं करती, वो बड़े लोगों का, पति का, बच्चों का, सबके खाने पीने का ख्याल रखती है। और वो लास्ट में अपने आप को कितना ध्यान दे पाती है, क्योंकि वो इतनी थक जाती है, वो शायद अपने आप को केयर ही नहीं कर पाती। ये सच है कि फीमेल्स अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती हैं। हाँ, बिल्कुल, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, वो बच्चों को फीड कराती है डिलीवरी के बाद 2-2 साल तक, कई बार 5 साल तक भी, 4 साल तक भी फीड कराती है। परफेक्ट टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? 2 years। ओके, 6 months एक्सक्लूसिव, उसके बाद 2 years तक करा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल श्योरिटी है कि जब तक फीड करा रहे हैं तब तक कैल्शियम खाना ही खाना है, जो कि वो नहीं खाते, तो वो उनको डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कैल्शियम की, आयरन की, इतने लंबे समय तक फीड कराने से, क्योंकि वो अपने आप खुद पे ध्यान नहीं देते, या फिर पीरियड बहुत हैवी हो रहे होते हैं, उनको उसका भी केयर नहीं करते। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका जो डाइट है वो ठीक नहीं होता, उनका न्यूट्रिशन का लेवल ठीक नहीं होता फीमेल्स का। यही मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। जब न्यूट्रिशन नहीं होगा बॉडी में, एनीमिया होगा,
तो बहुत तरह की डिजीजेस डेवलप होंगी, इन्फेक्शंस भी होंगे, बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो सारा प्रॉब्लम ही मुझे लगता है कि उनके न्यूट्रिशन का है। ओके, फीमेल्स में मोस्टली आपने देखा है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ओके, इसी की वजह से सबसे ज्यादा आपने बताया एनीमिया। हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है इंडिया में फीमेल्स का। 12 हमारे यहाँ 12-13 का रेंज है, मैक्सिमम का 9, 8, 10 ये रहता है। और आई थिंक इसी की वजह से और डिजीज भी बॉडी में उनका आ जाती तो है। और बीमारियां बढ़ेंगी सर। सबसे बड़ी बेवकूफी क्या कर रही है फीमेल्स? सबसे बड़ी बेवकूफी, हाँ जी। बहुत ही मुश्किल सवाल है, अलग अलग लेवल से ये। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हमने पॉइंट छोड़ा है, अभी जो डिस्कस करके लिए हैं, न्यूट्रिशनल। अपने न्यूट्रिशन का बिल्कुल ख्याल नहीं है, बहुत जंक फूड्स खाती हैं। बाहर का सब खाने से सारा जो आपका बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अपनी हाइजीन पे ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जहां तक फैमिली से रिलेटेड बात है, बहुत सी फ्रीक्वेंटली आजकल हम देख रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं। प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, फिर उन्हें अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इजी ऐसे टैबलेट्स मिल जाना। इंडिया में बहुत कॉमनली ये सब प्रैक्टिसेस चल रही है। उससे उनकी हेल्थ बहुत खराब, बार बार प्रेगनेंसी होना, बार बार उसको अबॉर्ट कराना, डिसकंटिन्यू करना, वो ठीक नहीं है। प्रॉपर एक जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उनको यूज करना चाहिए, ताकि उनकी इस तरह से हेल्थ ना। मुझे लगता है ये 3 चीजें बहुत है। और अगर एक फीमेल एक हेल्दी लाइफ चाहती है तो उसे क्या चीजें रैप करनी चाहिए, आप ये बताइए। हेल्दी लाइफ, एक फीमेल को हेल्दी लाइफ के लिए योगा, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है? अगर प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है हम, एक्सपोजर नहीं है चीजों का, ये जो सब कुछ हम बात कर रहे हैं इसको भी हम नहीं समझ पाए। वेरी नाइस। और अपनी, अगर फीमेल एजुकेटेड है तो वो अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकती। अगर उसके कंसेप्ट से ठीक नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को भी आगे ठीक कंसेप्ट नहीं होगा। उसका एजुकेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन सिर्फ बुकिश नहीं होनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकल एजुकेशन, नॉलेज, ये सब भी होनी चाहिए। वो बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंट। ओके, वाओ आपने बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। सो अब लास्ट में कुछ क्विक क्वेश्चन आंसर करते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम शब्दों में हमारे क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है, ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या? लॉयर। ओके ओके, आप अपने इस प्रोफेशन को, मेडिकल लाइन के इस गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेशन को आप वन वर्ड में क्या कहना चाहेंगे? It's a boon for the society and boon for ourselves. आपको क्या लगता है फीमेल्स को अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए पहले या अपनी फैमिली पर? अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फैमिली पर ध्यान दे ही नहीं पाए। तो फर्स्ट इज अपनी हेल्थ। अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो किसी का भी ख्याल नहीं रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है। अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी मदर, हेल्दी है। Okay, very nice, sir. Okay, so last question. आप फीमेल्स को क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर? ये क्वेश्चन तो नहीं हो गया ये एक छोटी सी लाइन आपके चाहते हैं हम, लास्ट एक लाइन और फीमेल्स आपकी तरफ से। ऑल फीमेल्स, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपसे ही आपका परिवार बनता है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ये यही आगे डिसाइड करती है कि आपकी फैमिली मेंबर्स कैसे होंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे, और वो आगे कितना अपनी एजुकेशन को अच्छा आगे अपनी एजुकेशन में अच्छा जा पाएंगे, या अपनी अगली फैमिलीज को वो कितना अच्छा कुछ सिखा पाएंगे
ये आपकी अपनी हेल्थ पे निर्भर करता है। पहले आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कीजिए, फिर आप अपने बच्चों की हेल्थ इंप्रूव कीजिए, और फिर सोसाइटी की हेल्थ इंप्रूव कीजिए। हमारे यहाँ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, यही वो हेल्थ होती है, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फीमेल। फीमेल की हेल्थ ठीक है तो वो फैमिली की हेल्थ ठीक करेगी, और फैमिली की हेल्थ ठीक है पूरी सोसाइटी, फैमिली से मिलकर बनी है, पूरी सोसाइटी की हेल्थ अच्छी है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें। सो हेल्थ इज वेल्थ। ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आपने यहाँ पर आया, आपने हमारे साथ अपना इतने सालों का अनुभव शेयर किया, और आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई जो सच में हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच मैम। मेरी तरफ से भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने कुछ व्यूज शेयर करने के लिए। अब इतने कम समय में हम उसको बहुत डिटेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो छोटे छोटे सभी टॉपिक्स को लेकर के प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस बनाना चाहें। बिल्कुल मैम, हम भी आपके साथ ये डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट आज समय का थोड़ा अभाव है। आगे हम जरूर आपके साथ अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करेंगे जो इन्हीं सब टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, सो आज का हमारा डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त, एंड आई होप आप सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी यहाँ से मिली है फॉर ऑल फीमेल्स। आप सभी को इन सब चीजों को ध्यान देना है, इन सब बातों पर, और इन सब चीजों को सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें अप्लाई करना है अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी फैमिली। तो आज के लिए बस इज माइन, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल रियल वाइब्स। ओके, देखिए, बाय बाय। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।